हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। आवाज आ रही है हमारी? जी सर। ओके, चलिए। आज हमारा टॉपिक है डायबिटीज मेलाइटिस। एंडोक्राइन पढ़ रहे थे हम लोग, लगभग लगभग खत्म क्यों हो रहे हम। पहले तो ये बताओ, ये दो हार्मोन के बारे में कौन जानता है? ग्लूकागॉन और इंसुलिन। इन दो हार्मोन के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? फटाफट बोलो। इसको कितना पता है इनके बारे में? इंसुलिन सर पेंक्रियाज के द्वारा निकलता है। ठीक है, निकल गया। अब आगे से बढ़ो। क्या करता है इंसुलिन, क्या करता है ग्लूकागॉन? आवेश। यस सर। हेलो। जी जी। यस सर, जो इंसुलिन है पेंक्रियाज में बीटा सेल होती है वहीं से निकलता है और ग्लूकोज का लेवल को डाउन करता है, यानी कि ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो उनको कंट्रोल करके रखता है। और ग्लूकागोन होता है वो पेंक्रियाज के अल्फा सेल से निकलता है और वो क्या करता है, जब ग्लूकोज की मात्रा ब्लड के अंदर कम हो जाती है तभी हार्मोन निकलता है और ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है, यानी कि जो ग्लाइकोजेनेसिस यानी कि जो ग्लूकोज बनने की जो प्रोसेस है ना उनको इंक्रीज करता है। ओके। और कोई कोई बताना चाहता है? हेलो। कोई भी जिसने भी कोशिश की हो टॉपिक को जानने की? कोई नहीं? सर जी डायबिटीज तीन टाइप का होता है। जी। टाइप 1, टाइप 2 और तीसरा जो है हम जा ही नहीं रहे, टाइप की तरफ नहीं जा रहे, प्रोसेस की तरफ। जेस्टेशनल है सर। अभी तो सिर्फ हम हाँ फिजियोलॉजी की तरफ, सिर्फ हाँ, ये फिजियोलॉजी। बीटा पेंक्रियाज के बीटा सेल से सीक्रेट होता है। तो कई कंडीशंस में जो है वो बीटा सेल्स जो है वो, जैसे ऑटोइम्यून डिजीज में वो बीटा सेल्स जो है खत्म हो जाते हैं बॉडी के द्वारा, तो उस कंडीशन में डायबिटीज पैदा हो जाता है। कई कंडीशन में जो है वो जो है इंसुलिन बनता ही नहीं है। हाँ। कुछ कंडीशंस में जो है इंसुलिन रेसिस्टेंट हो जाती है, क्योंकि बॉडी जो है उसको रेसिस्टेंट कर लेती है, तो उस कंडीशन में इंसुलिन होते हुए भी जो है डायबिटीज पैदा हो जाती है। ठीक है। कुछ कंडीशन में मदर का जैसे हर मतलब जेनेटिक होता है, तो मदर से जो है चलिए ठीक है, कोई स्टेशनल बात। कंडीशन। ओके। और कोई? मेरा हर बार की तरह फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, जब भी हम कोई टॉपिक पढ़े उसकी फिजियोलॉजी हमारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, क्लियर कट होनी चाहिए, कोई भी टॉपिक हो। आज हम डायबिटीज अगर पढ़ रहे हैं तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि डायबिटीज का मीनिंग क्या, फिर इसमें होने वाले जो प्रोसेस है, प्रतिक्रियाएं, क्रियाएं है ना, उनमें रोल प्ले कौन कर रहा है मेनली। इंसुलिन के बारे में सबने सुना होगा, ठीक। अभी एक और हार्मोन की हमने बात की, ग्लूकागॉन। तो इन दो को प्रॉपरली पढ़िएगा। आज आपको होमवर्क है, दोनों का काम पढ़िएगा, जैसे कि इसने बताया लड़के ने, भावेश ने, ठीक है। इंसुलिन और ग्लूकागॉन ये दोनों दो धागे की तरह काम करते हैं। एक का रोल है जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाएगा ब्लड में, तो उसको सेल्स तक ले जाना,
सेल्स के अंदर एंट्री कराने का काम हमारा इंसुलिन का है, वरना वो ब्लड के अंदर बढ़ा रहेगा पर पहुंच नहीं पाएगा, तो उसको हमारे लिए खतरनाक हो जाएगा। ग्लूकोज का लेवल अगर ब्लड में इंक्रीज है, किसी काम का थोड़ी सी हमारे, जब तक वो सेल के अंदर एंट्री नहीं मारेगा तब तक हमारे किसी काम में नहीं आएगा। ठीक है, और सेल के अंदर एंट्री मारने के लिए हमारा इंसुलिन, जब वही लेवल लो होता है, भाई ब्लड में तो कम से कम मौजूद होना चाहिए ना, तभी तो हम उसको सेल्स तक ले जा पाएंगे। जैसे ही वो लो हो जाएगा तो दूसरा हार्मोन सीक्रेट करना पड़ेगा, वो उसकी प्रोसेस को इंक्रीज करेगा। ये जो है नेचुरल हार्मोन है, जब जिसकी नीड होती है तब उसको उतना सीक्रेट कर दिया जाता है। ये हमारी बॉडी मेंटेनेंस चलता रहता है बॉडी के अंदर। जब पेशेंट जो डायबिटीज वाला पेशेंट होता है इंसुलिन पे या मेडिसिन पे आ जाता है, तब वो उसको मालूम नहीं पड़ पाता है पेशेंट को एग्जैक्टली कि मुझे कब कितना डोज लेना है, तो वो ऑन एवरेज डोज लेता रहता है। वो डोज हमेशा उसके लिए घातक सिद्ध होता है। इसलिए देखना आप, जितने भी डायबिटीज के मरीज हैं, जितने भी मैक्सिमम डायबिटीज के मरीज 99% हार्ट की बीमारी से अफेक्ट होंगे, किडनी की बीमारी से अफेक्ट होंगे, होना ही है, क्योंकि उनको ये पता ही नहीं है कब मुझे कितनी मात्रा में मेडिसिन लेनी है, कब नहीं लेनी है। तो वो एक फिक्स डोज को बार बार लेते रहते हैं और अपनी ही बॉडी को इंजोर में ले जाते हैं। इसलिए बेहतर है कि आप डायबिटीज को डाइट मेंटेन करें और साथ साथ में आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ही लें, क्योंकि एलोपैथिक इंस्टेंट रिलीफ के लिए तो ठीक है, बट परमानेंट रिलीफ आपको दे ही नहीं सकता। वहां के लिए तो आपको 80% रोल प्ले करता है आपकी डाइट, डायबिटीज के केस में 80%। मैं फिर से बोल रहा हूँ, डायबिटीज के केस में 80% रोल प्ले है हमारी डाइट का। डाइट अगर आपने मेंटेन कर ली, एक्सरसाइज अगर आपने प्रॉपर मेंटेन कर ली, तो महीनों सालों आपको डायबिटीज से कुछ नहीं होगा, मेंटेन बनी रहेगी। क्योर तो नहीं होती है पर मेंटेन हो जाती है महीनों सालों तक, कुछ नहीं बिगड़ता। तो डायबिटीज को पहले तो आप खुद से अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बाद में अपने पेशेंट को समझाइएगा डायबिटीज है क्या, उसे कैसे ठीक करते हो, ठीक है, और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा बॉडी का। तो ये 2 हार्मोन का आज अध्ययन करिएगा। आप लोगों के लिए होमवर्क है, एक छोटी सी नॉलेज है जो दे रहे हैं हम आपको। पेंक्रियाज सीक्रेट कर रहा है ऑन एवरेज 40 से 50 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन डेली, ठीक है, फास्टिंग में भी और पोस्ट पेरेंडियल, ठीक है। तो ये जब जितनी नीड होती है उतना सीक्रेट कर देता है, इस पर हम नहीं जा रहे। इंसुलिन के बारे में अभी पढ़ने का भी कोई मतलब नहीं है। देखिए यहाँ थोड़ा सा एक हिंट है, वो पढ़ लो। इंसुलिन अलाउ ग्लूकोज टू मूव इनटू द सेल्स। ये इंसुलिन का काम है। इंसुलिन का काम है ग्लूकोज को ब्लड से लेके सेल्स के अंदर एंट्री कराना, और इंसुलिन इसकी एक्टिविटी को इनहिबिट कर देगा। इसकी ग्लूकागॉन की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देगा इंसुलिन, ध्यान रखना। जस्ट अपोजिट एक्शन है, एक का लेवल बढ़ाने का काम है, दूसरे का लेवल घटाने का काम। तो एक दूसरे के एंटागोनिज्म में इंसुलिन ग्लूकागॉन की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देता है, याद रखना। नॉर्मल वैल्यू आपको याद करने के लिए या किसी में एग्जाम में बताने के लिए बात अलग है, ठीक। फिजियोलॉजी की अगर हम बात करें, देखिए हाउ ग्लूकोज एंड इंसुलिन नॉर्मली वर्क, कैसे। फॉर एग्जांपल खाना खाया, पेट के अंदर आया, मालूम पड़ जाएगा उसको इंसुलिन को कि अब मुझे सीक्रेट होना है और अब मुझे ब्लड के अंदर मौजूद ग्लूकोज को सेल के अंदर एंट्री करानी है। देखा है आप, इंसुलिन ग्लूकोज सेल के अंदर एंट्री, रिसेप्टर है ये, यही सारी प्रोसेस काम करने वाली। फोकस कर लीजिएगा। इंसुलिन ग्लूकोज को सेल के अंदर एंट्री दिला देगा, मगर इसके रिसेप्टर भी ठीक होने चाहिए, इंसुलिन भी प्रॉपर होने चाहिए, तब जाके वो एंट्री मारेगा, ठीक। ये देखो चक्कर चल रहा है, खाना आया, पैंक्रियाज ने इंसुलिन निकाला, इंसुलिन ग्लूकोज को ब्लड सेल के अंदर एंट्री दे दे, और हम नॉर्मल फिजियोलॉजी करते रहेंगे। यहाँ तक प्रोसेस समझ आई आपको?
क्या कोई कंफ्यूजन है अभी किसी को भी? खाना खाया, डाइजेशन हुआ, पैंक्रियाज से इंसुलिन निकला, इंसुलिन आएगा, इंसुलिन ब्लड में मौजूद ग्लूकोज को सेल के अंदर देगा, जिससे कि और सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलती रहे हमारी और हम हेल्दी रहेंगे। ठीक, यहाँ तक तो हमने नॉर्मल इंसुलिन और ग्लूकागॉन की बात करी। अब बेसिक टॉपिक है जिसपे हम आज पढ़ने वाले थे, वो टॉपिक है हमारा डायबिटीज मेलाइटस, है ना। तो इंसुलिन के बारे में आज पढ़ना है आपको, ग्लूकागॉन के बारे में आज पढ़ना है आपको, जिससे आपको उसकी दोनों के प्रोसेस समझ आएगी, दोनों के वर्क समझ आएंगे, कब कौन कितना काम कर रहा है। क्लियर? डायबिटीज मेलाइटस, एक मैं आर्टिकल दिखा दूं आपको, शायद से आप लोगों ने देखा नहीं देखा हो, पेपर में निकला है, उसको पढ़ के सुन के शायद शर्म आए हम लोगों को हमारी अपनी प्रोग्रेस पे, शायद से, मुझे नहीं पता आएगी कि नहीं आएगी, पर आना चाहिए। अखबार है, इसमें लिखा है, अमेरिकी प्रोफेसर का बयान है, अमेरिकी प्रोफेसर्स का बयान है, मेरे देश की नकल कर भारत ने अपने संयुक्त परिवार, संस्कार व समाज की खुशहाली खो दी और बुजुर्गों की उपेक्षा कर पाया नशा, अकेलापन। ये हेडिंग है, मैं ग्रुप में शेयर करूंगा आप लोगों को। हम लोगों के लिए बहुत बड़ी वार्निंग है, सेल्फ एनालिसिस करना है हमको। अमेरिकी प्रोफेसर ने ये बोला है, मेरे देश की नकल करके, यानी उन देशों की नकल करके भारत ने अपना जो मूल स्ट्रक्चर था, जिसके बेस पे हम लोगों की मेंटलिटी बनी हुई थी या हम लोगों का स्ट्रक्चर क्रिएट है, हमने अपना वो बेसिक स्ट्रक्चर खो दिया है और हम ढूंढ रहे हैं क्या है? शांति। अब यकीन मानना, आप में से जितने लोग भी विदेश में रह रहे हैं या जितने लोगों के रिलेटिव रह रहे होंगे, उनसे कभी पूछना, वो पैसा कमाने के लिए विदेश चले जाते हैं, अच्छी बात है, वहां पे पैसा है, नो डाउट, काम बहुत, बट वो रहना इधर ही चाहते हैं, कंफ्यूज है कि यहाँ रहे, फिर यहाँ के वो हिंदू मुस्लिम झगड़े देखते हैं तो उनको लगता नहीं यार भाई ठीक है, वहाँ का जो कल्चर देखते हैं उनको लगता नहीं यार इंडिया ठीक है, अभी भी झूल रहे हैं, रूल वहाँ स्ट्रिक्ट है तो फॉलो नहीं कर पाते। ठीक, यहाँ पे उल्टी सीधी चीजें बहुत ज्यादा हो रही हैं, तो वो यहाँ से भागते उधर चले जाते हैं काम के अलावा। तो हम बेसिक स्ट्रक्चर खुद चले जा रहे हैं, संयुक्त परिवार खो दिया हमने, बुजुर्गों की अपेक्षा खो दी हमने ना, उनको एकदम से दूर करने लग गए, तो अकेलापन आ गया है, डिप्रेशन बहुत आ गया लाइफ के अंदर। क्योंकि जब आप डिप्रेस्ड होते हैं तो आपके ऊपर कोई हाथ रखने वाला होना चाहिए, जिससे आपको रिलीज मिलता है, पर कोई है ही नहीं। अब अलग रहने का चलन चल पड़ा है कि हम तो सिंगल रहना है, अकेले रहना है, कोई आज़ादी चाहिए, कोई टोकने वाला नहीं होना चाहिए। इससे डिसीज बढ़ रही बहुत ज्यादा। बेसिक खान पान आपने छोड़ दिया, जो कि आपकी बॉडी उसी के साथ बनी हुई थी, बेसिक रहन सहन आपने छोड़ दिया है, पहनावा आपने अपना छोड़ दिया है, और अभी भी थॉट्स आपके इंडियन ही है, तो आप बीच में झूल रहे हैं, ना आप फॉरेन कंट्रीज कल्चर को अपना पा रहे हैं और ना हम इंडियन रह गए। और बीच की चीज हमेशा हंसी का पात्र बनती है, तो हम लोग उसी कैटेगरी में आ चुके हैं। हमको पहनावा फॉरेन कंट्रीज वाला चाहिए और अपना फीलिंग अपनी, तो दोनों में हमेशा क्या होने वाला है? टकराव, डिसीज आएंगे, आप मेंटल डिसऑर्डर आएंगे, मेंटल डिसऑर्डर बढ़ जाएंगे तो फिजिकल और आने लग जाएंगे, पैथोलॉजिकल आने लग जाएंगे। डायबिटीज उन्हीं में से एक डिसऑर्डर है जो हमारी जीवन शैली की वजह से आ रही है, ध्यान रखना, जीवन शैली की वजह से। ठीक, आगे बढ़िए। डायबिटीज मेलाइटस है क्या? पढ़ लो। इज अ क्रॉनिक डिसऑर्डर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म। अंडरलाइन कर लो इन तीन वर्ड को। डायबिटीज को क्यों एलोपैथी से ट्रीट नहीं करना चाहिए? हालांकि कुछ समय के लिए इंस्टेंटली जब बहुत हाई शुगर लेवल चला गया है तो उस समय आप हेल्प ले सकते हैं, मगर लगातार लंबे समय तक आप डायबिटीज को क्योर उससे नहीं कर सकते।
क्योंकि क्रॉनिक डिसऑर्डर है, क्रॉनिक में आयुर्वेदा और होम्योपैथी का बहुत बड़ा रोल है। बशर्ते आपको अच्छी ड्रग चूज करना आना चाहिए, वरना आप पेशेंट को खराब कर देंगे। फिर से डेफिनेशन पढ़ रहा हूं। इज अ क्रॉनिक डिसऑर्डर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म का डिस्टर्ब है, डिसऑर्डर है। किसने किया डिसऑर्डर? वो है हमारा इंसुलिन डेफिशिएंसी। या तो एब्सोल्युटली इंसुलिन की डेफिशिएंसी होगी, या फिर इंसुलिन की जो प्रोसेस है उसमें एबनॉर्मलिटी आ जाएगी, यूजेज में एबनॉर्मलिटी आ जाएगी। वो क्या एबनॉर्मलिटी है बाद में बताएंगे। हो सकता है रिसेप्टर डिस्टर्ब हो गए हो सकता है कुछ और कॉज बन गया हो, मगर उसका जो प्रोसेस है उसमें एबनॉर्मलिटी हो या एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी हो इंसुलिन की। दो ही बेसिक कॉज हैं डायबिटीज की। यहां तक क्लियर है? हेलो, कोई कंफ्यूजन किसी को? कोई कंफ्यूजन किसी को? कोई नहीं? क्लियर है सब? ओके, अब देखिए, अब बात करते हैं डायबिटीज के टाइप पे। कि डायबिटीज बेसिकली कितने टाइप की होती है। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं टाइप 1, जिसको एक और नाम से जानते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, यानी IDDM। एग्जाम में कई बार इस नाम से आ चुकी है IDDM, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। यानी इस तरह की डायबिटीज में इंसुलिन की नीड हमें होगी ही होगी। क्लियर है? इंसुलिन की नीड हमें होगी ही होगी। ओके, तो इसमें होगा क्या? ऑटोइम्यून आइसोलेट सेल एंटीबॉडीज, अर्ली इंट्रोडक्शन ऑफ काउस मिल्क एंड शर्लेस जो आते हैं बहुत सारे, इनटेक ऑफ मेडिसिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इंड्योर स्मोकिंग ऑफ फैमिली मेंबर्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल्स ऑफ द पैंक्रियाज, लिटिल और नो इंसुलिन प्रोडक्शन। ये देखिए एक एक प्रोसेस है। मैं अगर आपको दिखाऊं, यहाँ हमने फैक्टर लिख दिए, ये हमारे फैक्टर हैं सारे, ये हमारा रिजल्ट्स, ये सारे फैक्टर हैं। या तो ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन हो गया हो, एंटीबॉडी बन गई हो, या हमने ऐसा कुछ फूड इंट्रोड्यूस करा दिया बच्चे को स्टार्टिंग में ही जिसने डिस्टर्ब कर दिया हो, काउ मिल्क या अदर। हालांकि जरूरी नहीं कि हर बच्चा ये करे तो उसको हो ही जाए, पर ये कुछ फैक्टर है जो कि केसेस से जो केसेस में हमने रिकॉर्डेड किए हैं या केसेस में हिस्ट्री मिली है उनकी, या हमने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत सारी मेडिसिन ली है, या फैमिली मेंबर घर के अंदर ही बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं। इन सब से मिलके हो क्या रहा है? डिस्ट्रक्शन हो गया बीटा सेल्स का। कलेक्टिवली एक रिजल्ट निकला बीटा सेल्स का डिस्ट्रक्शन। उस वजह से या तो इंसुलिन की कमी हुई या इंसुलिन का प्रोडक्शन टोटली बंद हो गया। ठीक, जितनी इंसुलिन हमको डेली रिक्वायरमेंट थी वो उतनी नहीं मिली। ठीक, जनरली ये 15 साल के आसपास होती है, यानी अर्ली एज में मिल जाती है जनरली इंसुलिन डिपेंडेंट। डेंजर होती है टाइप 1, ठीक, कम देखने को मिलती है। टाइप 2 फॉर्मली नाउन नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटस। अब देखिए, डायबिटीज जैसी इसमें इंसुलिन की नीड नहीं है, इंसुलिन डिपेंडेंट नहीं है, तो क्या है फिर? प्रोबेबली कॉज्ड बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ इंसुलिन रिसेप्टर। यहाँ इंसुलिन की कमी नहीं है, यहाँ तो इंसुलिन के रिसेप्टर ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ब्लड में ग्लूकोज है, ठीक, ग्लूकोज मौजूद है, इंसुलिन मौजूद है, पर जो रिसेप्टर होते हैं सेल के बाहर वो ही खराब हो चुके हैं। तो ग्लूकोज भी घूम रहा है, इंसुलिन भी घूम रहा है,
रिसेप्टर काम नहीं कर रहे हैं, नंबर ऑफ इंसुलिन रिसेप्टर घट गए, लॉस ऑफ बीटा सेल्स रिस्पॉन्सिवनेस टू ग्लूकोज लीडिंग टू स्लो और इंसुलिन रिलीज बाय द पैंक्रियास। जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज भरा रहेगा, ठीक है ना, वो क्या रहा है यहाँ पे देखो, रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो इंसुलिन का सीक्रेशन भी कम हो जाएगा। ये मिडिल एज में दिख रही है आपको, ओवरवेट लोगों को मिलेगी, क्योंकि जो अपना फैट है वो उसका रिसेप्टर खराब कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे इंसुलिन की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पर रिसेप्टर ही खराब हो रखी, ये हो गई नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। ठीक, दो ही कैटेगरी थी बेसिकली, हालांकि हम और भी कैटेगरी पढ़ेंगे, तो जो मेन है वो दो ही। हेलो, क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है। ओके, ठीक। अब हम कुछ कंडीशन पढ़ रहे हैं, प्री डायबिटिक कंडीशन। हालांकि मैं और डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको, अभी इसे पिक्चर बना रहे हैं आपके दिमाग में डायबिटीज को कैसे में पढ़ना है, ठीक है। इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज, ठीक है, ये प्री डायबिटिक में है, अभी हम डायबिटिक नहीं बोल रहे हैं। HbA1c आप लोग कराते हैं ना, उसकी रेंज देखिए, इसके आसपास घूम रहा है तो हम उसको प्री डायबिटिक में लेके आते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है कि आखिरकार कौन रिस्क में है। अगर आपने रिस्क पहचान के पहले ही अलर्ट कर दिया लोगों को तो डायबिटीज होगी ही नहीं। पर समस्या ये है कि आजकल हमारे जो समाज है वो पढ़ा लिखा अनपढ़ है। पढ़ा लिखा अनपढ़ क्यों क्यों बोला मैंने ऐसा वर्ड? आप लोगों में से कई लोग प्रैक्टिस करते होंगे, आप कई मरीज को देखना बोल के सर थोड़ा सा एक्सरसाइज करो, डाइट मेंटेन करो, एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालो, तो वो अरे सर बस टाइम की मत बोलो सर, टाइम तो नहीं है हमारे पास। अब ऐसे लोगों को क्या बोलेंगे? पढ़े लिखे बोलेंगे या पढ़ा लिखा अनपढ़ बोलेंगे? मैं क्यों बोल रहा हूँ बार बार ये लफ्ज? मैं इसलिए बोल रहा हूँ बार बार ये लफ्ज, स्टडी का मतलब जॉब बिल्कुल नहीं होता। स्टडी का मतलब या पढ़े लिखे होने का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग पावर अच्छी हो जानी है आपको, चीजों को समझना, सही और गलत को समझना। भाई आप अपने शरीर को ही टाइम नहीं दे पा रहे हैं, इस चक्कर में, वर्क का चक्कर में। तो आपसे ये पूछा जाए आपका शरीर खराब हो जाएगा, शरीर आपका गिर पड़ेगा, तो वर्क कौन करेगा? पर आपके लिए कौन वर्क करेगा? समझ रहे हो ना? तो प्रायोरिटी किसको देनी है? फर्स्ट हमारी बॉडी को। रिस्क फैक्टर पहले से बता दो आप। ओबेसिटी है, डेफिनेटली आप भाग रहे हो डायबिटीज की तरफ। कुछ रेशियल फैक्टर में ही आता है, हालांकि ये ज्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कार्डियोवास्कुलर डिसीज जो आएंगे, CVD आएंगे, हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर, फिजिकल इनएक्टिविटी, बहुत ज्यादा काम नहीं कर रहे हैं आप, नौकर है हर जगह के लिए, गाड़ियों में बैठे हिल ही नहीं पा रहे हैं आप, फिजिकल इनएक्टिविटी बहुत रोल प्ले करती है। फैमिली हिस्ट्री है तो और आप प्रूडेंट हो गए। पॉलीसाइटिक ओवेरियन सिंड्रोम, PCOD आजकल फीमेल को बहुत देखने को मिल रहा है। जेस्टेशनल डायबिटीज अगर हुई है आपको तो बाद में डायबिटीज होने के चांसेस बहुत है। ये कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो आपको डायबिटीज की तरफ लेके जाएंगे। यहीं आप रुक सकते हैं, यहीं आप नहीं रुके तो आप इन सिम्टम से सफर करेंगे। पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया यानी भूख ज्यादा, बाथरूम ज्यादा, प्यास ज्यादा, वेट लॉस, नोजिया, वॉमिटिंग, वीकनेस, फटीग, ब्लड शुगर लेवल ज्यादा,
ठीक, यूरिन में निकलेगा तो वीकनेस आनी है आपको, स्लीपीनेस आएगी, ड्राउजीनेस आएगी, कोमा तक पहुंच सकते हैं आप, रिकरेंट इन्फेक्शन आपको हो सकते हैं, वुंड हीलिंग डिले हो जाएगी आपकी इम्यूनिटी लेवल डिस्टर्ब हो जाएगा, रेजिस्टेंस लेवल आपको उतना अच्छा बचेगा नहीं, इचिंग हो सकती है आपको जेनेटिलिया पे, है ना, कैंडिडा इन्फेक्शन हो जाएंगे जो जनरली नहीं होते, आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो बार बार होने लग जाएंगे, सब अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन होने लग जाएंगे। डायबिटीज वाले इंसान डायबिटीज से कभी नहीं मरते, एड्स वाला इंसान एड्स से कभी नहीं मरता, उसको सर्टेन टाइम बार बार जो इन्फेक्शन हो रहे हैं वो मार देते हैं। ठीक, अब सवाल उठता है इसका ट्रीटमेंट क्या और डायग्नोसिस क्या। पहले डायग्नोसिस है, आप ब्लड शुगर लेवल जांच कर लो, सबसे आजकल जो जांच अच्छी है वो है HbA1c, HbA1c करा लो, बात खत्म। 3 मंथ की एवरेज शुगर लेवल मालूम पड़ जाएगी आपको, बात खत्म, ठीक है ना। और नहीं तो ब्लड में और यूरिन में शुगर लेवल चेक कर लो, पता पड़ जाएगा। यूरिन में अगर शुगर लेवल निकलने लग गया तो कहानी गंभीर है। मैनेजमेंट हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, डाइटरी मैनेजमेंट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट करना है आपको, अवॉइड करना है, कंसंट्रेट स्वीट्स, मीठा अवॉइड करानी है उसको, वेट लॉस करने की बोलना है, डाइट और एक्सरसाइज 2 चीज अच्छे से कर लेगा तो बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाएगा। इंसुलिन प्रॉपर मात्रा में लेगा अगर बहुत ज्यादा स्टार्टिंग में नीड है तो, ठीक है। बस ज्यादा कुछ है नहीं, बाकी अपने ट्रीटमेंट हम कल देखेंगे। आज हमने सिर्फ एक इसका आउटलाइनिंग बना ली है डायबिटीज की, ठीक। ये तो बाकी छोटी छोटी चीजें जो इधर नहीं पढ़ना हमको। रेगुलर एक्सरसाइज करें, प्रॉपर डाइट लें, बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, वरना आज का लेवल हमने, आज का लेक्चर आपका डायबिटीज से फिनिश किया, कल इसके बारे में और पढ़ेंगे और इसका होम्योपैथिक मैनेजमेंट जानने की कोशिश करेंगे। मे भी हमारा एंडोक्राइन फिनिश हो जाएगा, फिर हम GIT डिसऑर्डर की तरफ चले जाएंगे, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, जिसमें हमें गैस्ट्राइटिस पढ़नी है, फिर एंट्राइटिस पढ़ेंगे हम, फिर कोलोनाइटिस पढ़ेंगे हम, यानी पहले स्टमक के डिसऑर्डर पढ़ेंगे, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के पढ़ेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन के पढ़ेंगे, फिर रेक्टम के पढ़ेंगे, और वहाँ फिनिश कर लेंगे। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिएगा। रिवाइज करते रहिए, बहुत कुछ हो चुका है आपके पास, ठीक है। मिलते हैं कल आपसे, थैंक यू।